हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट ये 2 होगा, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, स्त्री प्रजनन तंत्र के बारे में जाना था कि कितने प्रकार के प्रजनन तंत्र होते हैं, और आपको हमने बताया भी था कि 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं और बाहरी अंग होते हैं। उसके बाद हमने उन अंगों की बात की थी, अंडाशय और डिंब ग्रंथि को जाना था, अंडवाहिनी नलिका को जाना था, यूटेरस गर्भाशय जो हमारे बच्चे को 9 महीने तक सेफ रखता है उसकी बात की थी, और हमने योनि मार्ग जहाँ से निष्कासन होता है बेबी का उसकी भी पूरी बात की थी। मतलब हमने सभी आंतरिक अंगों के विषय में पढ़ा था, क्योंकि वहाँ से जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जितनी मेहनत से मैंने कल क्लास आपको बनाकर इतनी सुंदर कलरफुल पीडीएफ तैयार करके पढ़ाया था, उतने इत्मीनान से ना ही आपने देखा ना ही सपोर्ट किया। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। भरोसा भी बनाना होगा कि हम पूरा पढ़ाएंगे, आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पूरी पीडीएफ पढ़ाएंगे, और आपको पीडीएफ एक बार देख लेनी चाहिए कितनी मतलब अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर प्रयास किया है आपको समझाने का। वाई डायग्राम और जो भी मैं कर सकती थी पूरा मैंने अपनी तरह से मेहनत की है इसमें, ठीक है। तो मुझे लगता है आज आप अपनी मेहनत करेंगे और चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चलो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्त्री प्रजनन तंत्र की कुछ क्रियाएं जिनकी हमने थोड़ी बहुत बात कर ली थी कल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम आज भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है, हम बात करेंगे क्या, सम फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे। स्त्री प्रजनन तंत्र की कुछ क्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखो, जो मासिक धर्म होता है हम सभी जानते हैं, इतनी एज में है कि ये क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम सभी समझते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जब आंसर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं न्यू कॉम्पिटिटर को दिक्कत होती है। ओके, तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, 11 से 13 वर्ष जिसको हम प्यूबर्टी एज कहते हैं, वहाँ से शुरुआत यहाँ होती है। किसकी, मासिक धर्म की। 11 से 13 वर्ष के बीच में होता है मासिक धर्म का प्रारंभ, ठीक है। 28 से 30 दिन या 24 से 28 दिनों में क्या होता है, एक अंडाणु परिपक्व होकर रक्त के साथ बाहर आता है। इसी को मासिक धर्म कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी को क्या कहते हैं, परिपक्व अंडाणु किसके साथ, रक्त के साथ बाहर निकलता है, और इसी को हम मासिक धर्म कहते हैं। बात करेंगे हम आगे। अब बात आती है, जो ये मासिक धर्म होता है इसमें जो रक्तस्राव होता है वह कहाँ से होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। श्लेष्मिक झिल्ली से ये श्लेष्मिक झिल्ली के माध्यम से ये रक्तस्राव आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, क्योंकि अनेक शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, आप जानते हो हम एडोलिसेंस एज में जाने वाले होते हैं, प्यूबर्टी एज से गुजर रहे होते हैं, तो बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स में चेंज होते हैं। जैसे लड़कियों में छाती का विकास होना, ठीक है, और जो हमारे जो गुप्त अंग या फिर हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर बालों का निकलना। इसी तरीके से जो पुरुष होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, लड़कियों में होते हैं, उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे, आवाज़ भारी होना, ठीक है। लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, सुरीली होती है, लड़कों की भारी होती है, उनमें भी दाढ़ी मूछें निकलना, और शरीर जो होता है चौड़ा हो जाता है। तो ये सारे परिवर्तन हमें इस समय देखने को मिलते हैं। और इसके साथ आपका मेन जो परिवर्तन है, मासिक धर्म का प्रारंभ होना लड़कियों में, और लड़कों में शुक्राणु का निर्माण यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब ये क्यों आवश्यक है भाई, मातृत्व धारण करने के लिए क्यों आवश्यक है, मातृत्व की क्षमता को धारण करने के लिए, जिसको हम पूछा भी जाता है जैविकीय योग्यता। याद आया, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जिसको हम जैविकीय योग्यता भी कहते हैं। ओके, एक एक पॉइंट, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं, कोई भी जो है अलग नहीं है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहिए क्लास में। आगे हम बात करेंगे, श्लेष्मिक झिल्ली में इतना रक्त आ जाता है कि वह कैसी लगने लगती है, सूजी लगने लगती है। कल भी हमने बताया था, जो हमारा गर्भाशय होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वो सूजी हुई गद्दी के समान हो जाती हैं, ठीक है। तो श्लेष्मिक झिल्ली में इतना रक्त आ जाता है कि वो सूजी हुई सी लगने लगती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जब पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है तो उस समय आप जानते हो 2-3 दिन पहले से ही अत्यधिक रक्त संचार होने लगता है। कभी कभी कुछ लोगों को जिनको दिक्कत रहती है उन्हें महसूस भी होता है पेट में दर्द होना, 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है उनका दर्द वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर रक्त संचार क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब रक्त संचार बढ़ता है तो ये श्लेष्मिक झिल्ली फट जाती है। और यहीं पर जब
श्लेष्मिक झिल्ली फटती है। ओके, जो ग्रंथियाँ है, जो सूजन है, वो कहीं ना कहीं श्लेष्मिक झिल्ली ही है, वही सूजी हुई है, उसी में ब्लड भरा हुआ है, यही फटेगी और यही क्या है, झिल्ली नष्ट होगी और यही बाहर निकलेगी। लेकिन इसमें अंडाणु भी हो सकता है। ठीक है, जब अंडाणु परिपक्व होकर आ जाएगा तो अंडाणु निकल जाएगा। अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम है, अंडाणु नहीं विकसित होता है, तो क्या है ये मतलब ऐसे ही, तो उस समय क्या होता है, कहते हैं मासिक धर्म भी नहीं होगा। ठीक है, किसी वजह से अगर अंडाणु परिपक्व नहीं होकर आता है तो क्या होता है, मासिक धर्म भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अंडाणु के पोषण के लिए ही ये मासिक धर्म शुरू होता है। मतलब ये रक्त जो होता है एक्स्ट्रा बनता है किसके, अंडाणु के पोषण के लिए। ठीक है, जब अंडाणु ही नहीं होगा तो मासिक धर्म भी नहीं होगा। और आपने ये नोटिस भी किया होगा, जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, रक्त जो है मासिक धर्म बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंडाणु भी बाहर नहीं निकलता, अंडाणु अंदर ही होता है, शुक्राणु से मिल चुका होता है। ठीक है, तो इस समय इसका विकास हो रहा होता है और इस वजह से मासिक धर्म जो है नहीं होता। तो समझ गए होंगे आप इस समस्या को। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग कहते हैं इस बार पीरियड नहीं आया, ठीक है, पता नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो दवाइयाँ देते हैं, फिर वो निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है, फिर उनका पीरियड आता है। ठीक है ना, तो ये इश्यूज़ कुछ होते हैं जो, अब ये चीज़ सबको पता थी कि मासिक धर्म होता है, लेकिन क्या ये बात क्लियरली आपको पता होगी कि जब अंडाणु परिपक्व नहीं होता उस समय क्या होता, मासिक धर्म भी नहीं होता। चाहे क्यों ना आपकी एज पूरी हो, आपको पहले भी हो चुका हो, लेकिन किसी महीने अगर नहीं परिपक्व होगा, मतलब अंडाणु नहीं आएंगी, तो आपका मासिक धर्म भी नहीं होगा। लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता है, विशेष कंडीशन में ही कुछ ना कुछ दिक्कत होती है तब होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, श्लेष्मिक झिल्ली नष्ट तो होती है, लेकिन इनकी जो होती है पुनः उत्पत्ति भी होने लगती है। जैसे ही पीरियड बंद होता है फिर इनका निर्माण शुरू हो जाता है और फिर ये 28 दिन तक इनका निर्माण चलेगा और ये परिपक्व जैसे ही अंडाणु बाहर निकलेगा और ये भी साथ में निकलने लगेगा। ठीक है, तो यदि गर्भाधान हो जाता है यहाँ पर तो मासिक धर्म बंद हो जाता है और यहाँ शिशु का निर्माण होने लगता है। ओके, और जो ये रक्त आता है इसमें वही निर्माण जो आपका जो मतलब जो बच्चा है उसके लिए वो खून जो रक्त होता है काम में आने लगता है। मासिक धर्म में सबसे अधिक महत्वशाली जो परिवर्तन होता है वह कहाँ होता है, अंड ग्रंथियों में होता है। ठीक है, जब मासिक धर्म का प्रारंभ होता है तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन कहाँ पर होता है पूछा जाए तो वो अंड ग्रंथियों में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंडों का निर्माण शुरू हो जाता है। अंडे बहुत सारे होंगे, लेकिन कैसा होता है, परिपक्व अंडा एक ही होता है। जो शुक्राणु भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु परिपक्व होता है। कभी कभी आप देखते हो बाई चांस 2 शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, 2 अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होता है, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही अंडाणु होता है, एक ही शुक्राणु होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसकी बात हम कल की क्लास में करेंगे। समरूपी बच्चे होते हैं जो जुड़वा बच्चे, असमरूपी जुड़वा बच्चे, उसकी कल हम बात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लास क्या है, फिर भटक जाएगी और क्लास फिर लंबी हो जाएगी और पूरी चीज़ ना इसकी हो पाएगी ना उसकी हो पाएगी। ठीक है, तो कल हम जब उसको पढ़ेंगे इस समरूपी और असमरूपी, तो आज यहाँ पर बात खत्म करते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे, मासिक धर्म में सबसे अधिक प्रभावशाली महत्वशाली जो परिवर्तन होते हैं कहाँ होते हैं, अंड ग्रंथियों में होते हैं। मासिक धर्म एक कैसी प्रक्रिया है पूछा जाए, देखो ये प्रश्न भी बनते हैं, आपको पता है स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है मासिक धर्म का प्रारंभ होना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, कुछ स्त्रियों में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ के पेट में दर्द होता है, स्तनों में भी दर्द होता है, कभी कभी स्तनों में कड़ापन महसूस होता है, कमर में दर्द होता है, पाचन विकार, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ लोगों का पेट गड़बड़ होने लगता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, डकार वगैरह आना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं पेट में दिक्कतें होती हैं। ओके, और दर्द तो होता ही। अब ये प्रश्न भी आपसे बने हैं, ठीक है, देख लीजिए। पीड़ादायक मासिक धर्म के कारण 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से कभी कोड में पूछ लिया जाता है, कभी आपको मतलब जैसे नॉर्मल बेसिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो पीड़ादायक मासिक धर्म के क्या क्या कारण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो प्रजनन अंगों का क्या होता है, प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास नहीं हो, तब क्या होता है मासिक धर्म में पीड़ा होती है, मतलब प्रजनन अंग सही से विकसित नहीं हुए और अचानक किसी भी वजह से, चाहे वातावरण की वजह से या फिर कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा लोग गर्म चीज़ें खाते हैं या मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो उस समय भी कहते हैं अंग विकसित नहीं होते हैं। और कुछ लोगों में आपने सुना होगा 9 साल में ही ये शुरू हो जाता है, लड़कियों में 8 साल में भी कई केस ऐसे हो जाते हैं, रेयर केस होते हैं ये, लेकिन होता है। तो वो क्यों हुआ क्योंकि प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास नहीं हुआ, पीरियड पहले ही शुरू हो गया, तो क्या हुआ, ये दिक्कतें देखने को मिलती, पीड़ा मतलब दर्द वगैरह, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या प्रजनन अंगों की बनावट जो है वो दोषपूर्ण हो, मान लो किसी के प्रजनन अंग ही सही से बने हुए ना हो, ठीक है, जैसे कि सपोज उदाहरण के लिए मैं किसी को वो नहीं मानती हूँ, जैसे किन्नर लोग होते हैं उनमें क्या होता है
मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनमें क्या होता है, ये सुना जाता है कि उनके जो अंग होते हैं वो उनका आकार जो होता है नॉर्मल नहीं होता है, कुछ ना कुछ। अब ये तो मतलब डीपली नहीं पता है, पर सुना और सुनी वगैरह हैं ये चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें होती। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दोषपूर्ण है, तभी तो उनके साथ रिप्रोडक्शन का चक्कर नहीं हो रहा है, मतलब प्रजनन, बच्चे का विकास उनके शरीर में तभी तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रजनन अंगों की बनावट दोषपूर्ण होना, तो इससे मासिक धर्म भी प्रभावित होता है। ठीक है, संतुलित व पौष्टिक भोजन ना लेना, मतलब आयरन की कमी होना। स्त्री का रक्तहीनता रोग से पीड़ित होना, भाई ये जब पौष्टिक तत्व नहीं लिए, मतलब आयरन वगैरह की कमी है। ठीक है, और इधर फोलिक अम्ल वगैरह की कमी है, और यहाँ पर क्या है, रक्तहीनता रोग से पीड़ित हो, मान लो पहले से ही इधर मैंने बताया पौष्टिक भोजन सही से नहीं लिया, इसलिए आयरन की कमी है, तो वही चीज़ रक्तहीनता हो जाएगी, है ना। रक्तहीनता रोग से पीड़ित होना मतलब शरीर में खून नहीं होना, शारीरिक रूप से अस्वस्थ व कमजोर होना। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं, भाई असंतुलित भोजन ले रहे हो आप, पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हो, तो रक्तहीनता हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आप अस्वस्थ रहोगे, कमजोर रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक होगा, तो आपको और बीमारियां जकड़े हुए होंगी, जिससे क्या है, आप कमजोर हो जाओगे और मासिक धर्म समय पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर पर दिया है लगभग 11 कारण है। शारीरिक क्रियाशीलता अधिक होना, ठीक है, काम जो है अधिक होना, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना भी नुकसानदायक होता है। 7 नंबर पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की क्रिया ठीक ना होना। ठीक है, और 8वें नंबर पे हार्मोन के स्राव में असंतुलन होना। जो हार्मोन होता है जो मासिक धर्म पर नियंत्रण करता है, कल नहीं बताया था मैंने आपको, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, कल की क्लास आपने पूरी देखी ही नहीं होगी, तो आपको पता ही क्या होगा। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, हमारे मासिक धर्म पर नियंत्रण करने का काम करता है, और इसमें अगर असंतुलन होता है तब भी मासिक धर्म नहीं होगा। ठीक है, 9 नंबर पर दिया गर्भाशय की मांसपेशियों का विकास ठीक से ना हुआ हो, या फिर 10 नंबर पे अंड ग्रंथियों का दोषपूर्ण होना, मतलब जो अंड ग्रंथि है वही दोषपूर्ण है। तो जब अंडे का निर्माण ही नहीं होगा तो फिर मासिक धर्म, हमने क्या बताया, जब तक अंडा परिपक्व नहीं होगा तब तक मासिक धर्म भी शुरू नहीं होगा, क्योंकि अंडे के पोषण के लिए ही रक्त बनता है। ठीक है, और जब अंडे को शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या है, वो बाहर निकल जाता है, और इसके साथ साथ रक्त भी निकल जाता है, जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। तो अंड ग्रंथियों का दोषपूर्ण होना। ठीक है, 11वें नंबर पर क्या दिया, संवेगात्मक रूप से असंतुलन होना, मतलब संवेगात्मक रूप से असंतुलन, मतलब हमारे संवेग जो हैं उस समय कुछ हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हों, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हों, किसी चिंता से गुजर रहे हों, तो इनकी वजह से भी कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक धर्म प्रभावित होता है। तो क्या इतना क्लियर हुआ? इन्हें पढ़ने वाली चीज़ें एक बार वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखो ये थ्योरी क्लास है, अभी टाइम है आपके पास, लेकिन जिस हिसाब से आप जान रहे हो उस समय बहुत हलचल चल रही है, तो ऐसा लग रहा हो सकता है अगले महीने नोटिफिकेशन आपका LT ग्रेड का आ जाए। और जिस तरीके से अगर पुलिस की भर्ती अभी चल रही है, पुलिस की भर्ती आप जानते हो, इसमें तो बहुत लाखों ने, बहुत ज़्यादा ही बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। आप जानते हो स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम है और इसमें बहुत लोग अप्लाई करते हैं, और ये पेपर अगर सही से निपट जाता है तो आयोग को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलती है, और वो हो सकता है TGT PGT भी आपका जल्दी करा ले। क्योंकि कई बार क्या होता है, इतनी बार पेपर लीक हुए हैं कि आयोग कुछ इसलिए भी सोचता है कि कहीं पेपर फिर से लीक हो गया या कुछ हो गया, तो वो मतलब टाले पड़ा है उस चीज़ को, कुछ ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो हो सकता है पेपर जल्दी में हो, तो आपको भी टाइम मिल रहा है, पढ़ लो भाई। मैं तो आपके फ़ायदे के लिए ही थ्योरी क्लास लाई हूँ, अभी भी ना समझ में आए तो अब आपकी गलती है। ठीक है, रजोनिवृत्ति क्या होता है, मीनोपॉज क्या होता है, तो 40 से 45 वर्ष की अवस्था जब मासिक धर्म बंद होता है, 40 से 45 वर्ष की अवस्था में जब मासिक धर्म बंद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति अवस्था या फिर मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है शुक्राणु का अंडाणु का परिपक्वीकरण। ठीक है, जो मैच्योरिटी होती है शुक्राणु और अंडाणु की, ये कब होती है, इसकी बात हम करेंगे। देखो, पुरुष की भी अंड ग्रंथि होती है, जिसे हम शुक्र प्रणाली कहते हैं, या फिर वृषण कहते हैं, या फिर टेस्टिस भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, ये 3 अंग क्या है, पुरुष के हैं, सेम ही है, ये तीनों का मतलब एक ही है। शुक्र प्रणाली कह लो आप, वृषण कह लो या टेस्टिस कह लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, शुक्राणु निकलता है। स्त्री में क्या होती है, डिंब ग्रंथि होती है। ठीक है, अंडाशय होता है, वहाँ से क्या अंडाणु निकलते हैं। जब ये दोनों निकलते हैं तो ये क्या परिपक्व उस समय नहीं होते हैं, ये अपरिपक्व अवस्था में होते हैं। निकल तो आते हैं वहाँ से, लेकिन कैसे होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। लेकिन जब ये अपने अपने उत्पत्ति साधन से बाहर आते हैं तो इनमें क्या होता है, परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, विभिन्न तरीके के इनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और शुक्राणु और अंडाणु में जो ये परिवर्तन होते हैं, ठीक है, यही परिवर्तन इनका परिपक्वीकरण या मैचुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इसको नोट कर लेना, परिपक्वीकरण। ठीक है, आपको लिखा हुआ ये दिख भी रहा होगा, परिपक्वीकरण, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं मैचुरेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, मैचुरेशन कहते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मैचुरेशन, यहाँ पर हम इसको कहते हैं। अब इसके विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे।
देखो समझना बहुत अच्छे से। अगर आपको इसको बहुत ही डिटेल पढ़ना है तो मैं कहूँगी इस टॉपिक को शायद मैं कवर कुछ कर चुकी हूँ, किसमें, फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में ये पूरा डिटेल्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम उतनी ही बात करेंगे जितना हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। फिजियोलॉजी में क्योंकि हमने डीपली सब पढ़ना होता है, और यहाँ पर हम उतना पढ़ेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर प्रोफेज है, मेटाफेज है और एनाफेज है या टेलोफेज है, ये अवस्थाएं हैं जो कोशिका का विभाजन होता है, उनकी ये अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाओं से गुजरता है, ठीक है। तो इनकी सबकी हमने बात की है, आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर फिजियोलॉजी जब स्टार्ट होगी वहाँ पर डीपली हम आपको पढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, जो अभी हम ये परिपक्वीकरण की बात कर रहे थे उसकी, ठीक है। देखो जब परिपक्वीकरण होता है, ठीक है, किसका, शुक्राणु और अंडाणु का, जब परिपक्वीकरण होता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता है इनके केंद्रक में देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा क्योंकि मिलता भी यही भाग है, ठीक है, केंद्रक ही जाकर मिलता है। किससे, मतलब जो अंडाणु का केंद्रक होता है, जो शुक्राणु का केंद्रक होता है, इन्हीं दोनों का मिलना होता है, जिससे क्या होता है, नए जीव का निर्माण शुरू होता है। तो यहाँ पर जो केंद्रक होता है, आप जानते हैं केंद्रक में हमने बताया आपको क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, उनमें होते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्रोमेटिन एक जालनुमा संरचना होती है, किसके अंदर, जालनुमा संरचना होती है, किसके अंदर होती है, ये केंद्र के अंदर होती है, ठीक है। इसी जब क्रोमेटिन को टुकड़े टुकड़े करो या फिर इनको खींच कर देखो तो आपको ये क्रोमोसोम्स जो हैं देखने को मिलते हैं, ओके, क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये इनका क्या है, इनमें क्रोमोसोम में भी क्या होता है, सेल डिवीजन शुरू होता है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कोशिका क्या है, ये है कोशिका, ठीक है, इसी कोशिका में क्या है, ये केंद्रक है, समझने की बात है, और इसी केंद्रक में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, चाहे आपको ये गुणसूत्र मिल जाए, ये जालनुमा है संरचना और इसमें क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है, और इसी में आपको जीन मिलेंगे, और कह सकते हैं ये जो आपको संरचना दिख रही है ये क्या है, क्रोमोटिन धागे हैं। जब क्रोमोटिन धागे को आप खोलोगे तब आपको गुणसूत्र मिलेंगे, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारे जो आनुवंशिक मतलब कह सकते हैं गुण है, या फिर माता पिता के जो लिंग का निर्धारण है, लड़की और लड़के वाला जो प्रोसेस होता है वो किससे, गुणसूत्र से ही पता चलता है भाई कितने गुणसूत्र मिलेंगे, ठीक है, मतलब कौन सा गुणसूत्र किससे मिलेगा, जो लड़की होगा, और कौन सा गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की होगा। जैसे कि अब आपको हम यहाँ बता देते हैं, पुरुष के पास ये क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ओके, एक्स और वाई होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्स और वाई होता है, और महिला के पास क्या होता है, एक्स और एक्स दोनों होते हैं। जब ये एक्स पुरुष का आता है, किससे, एक्स से मिलता है, तो ये लड़की का निर्माण कर देता है, ओके, और यहाँ वाई आकर इससे एक्स से मिलता है तो क्या, लड़का बन जाता है। तो ये सब चीज़ कहाँ से आ रही, गुणसूत्र से आ रही। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, मैचुरेशन की, कि ये परिपक्व होते हैं तो क्या प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, ठीक है, हम उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो जब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें डिवीज़न होता है। देखो अब आप यहाँ पर आ जाओ, ये क्या है, जालनुमा संरचना है, और यहाँ पर ये क्या है, प्रोफेज है। प्रोफेज की जो कंडीशन होती है सेल डिवीज़न में, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर तो आप गिन लोगे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो आप कहोगे मैम 4 जोड़े गुणसूत्र हैं, लेकिन इस डायग्राम में ये 4 जोड़े दिख रहे हैं, रियल में क्या होते हैं, ये जालनुमा संरचना होती है, यहाँ पर ये जोड़े आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये जोड़े ऐसे नहीं दिखते, ये पूरे जाल में बिछे हुए होते हैं, इतने सारे होते हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते, ठीक है, आप मतलब नहीं गिन सकते, बकाया तुम्हें पता है 23 जोड़े होते हैं, टोटल 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इन्हें गिन पा रहे हो, रियल में ये गिन नहीं पाते हो। तो प्रोफेज में क्या होते हैं, ये जाल के रूप में फैले हुए होते हैं, ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है गुणसूत्रों का, और गुणसूत्र कहाँ है, केंद्रक में पाए जाते हैं, ओके, और ये क्या है, एक मेटाफेज में जब ये जाते हैं तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, ये पूरा डिवीजन अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा। मेटाफेज में जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि किस स्थिति में, कौन से स्टेप में जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं एक लाइन में आ जाते हैं, तो वो मेटाफेज स्टेज में होता है। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे तरकु तंतु, ये कहते हैं तरकु तंतु, ये क्या है, तरकु तंतु है। यहाँ पर क्या है, ये इधर उधर है, ठीक है, तिरछी दिशा में है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे इनका डिवीजन बढ़ता जाता है, ये कहाँ आ जाते हैं, ध्रुवों पे आ जाते हैं, ठीक है, ध्रुवों पे आ जाते हैं, देख रहा है आपको, ओके, दिख रहा है ना, दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव मान लो इसको, ठीक है, और इधर आप कहोगे दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है, बिल्कुल सीध में आ गए ना, यहाँ पर तो ये टेढ़े हैं लेकिन यहाँ सीध में आ गए। तो ये क्या डिवीजन का एक प्रोसेस है कि जो तरकु तंतु है या फिर तारककाय जो है, आप इसको तारककाय जो कहते हैं इसको, ठीक है, कोशिका का अंग ही है ये तारककाय।
तारककाय जो है ये क्या है, कोशिका का अंग है, और ये क्या करता है, जो सेल डिवीजन होता है इसको व्यवस्थित करने का काम करता है। तारककाय का काम पूछा जाता है तो ये कोशिका विभाजन को व्यवस्थित करने का काम करता है तारककाय, इसे इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, तिरछी दिशा में है। यहाँ पर ये क्या है, जैसे जैसे प्रोफेज से गुजरेगा मेटाफेज में आएगा, इधर गुणसूत्र तो इधर हो जाएंगे लाइन में, और ये क्या है, सीध में आ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे, और इधर दूसरा तर्कु कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से क्या है, खिंचाव शुरू होगा। सेल डिवीजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ से खिंचाव शुरू हो रहा है। खिंचाव होते होते ये गुणसूत्र क्या है, आपस में टूट जाएंगे। अब आप यहाँ पर आ जाओ, एनाफेज में क्या है, गुणसूत्र आधे इधर हो गए और आधे गुणसूत्र इधर हो गए। ठीक है, इसको अभी डीपली आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप वीडियो के एंड में जाएंगे। यहाँ पर आधे आ गए, आधे यहाँ पर आ गए। अब क्योंकि यहाँ से ये खिंचाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ते पड़ते जैसे ही टेलोफेज में जाएगा, इतना खिंचाव पड़ेगा, ये दोनों क्या है, अलग हो जाएंगे। ठीक है, अलग हो जाएंगे। अब ये टेलोफेज में क्या अलग हो गए, मतलब अब दो कोशिका, एक कोशिका थी, डिवीज़न हुआ ना, डिवीज़न हुआ तो अब ये एक कोशिका से कितनी, दो कोशिकाएं यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। ठीक है, दो कोशिकाएं बन जाएंगी, मतलब एक कोशिका ये बन गई और ये एक कोशिका ये बन गई। इसी तरीके से चाहे शरीर में बच्चा बन रहा हो तब डिवीज़न होता है, और इसी तरीके से हमारी जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में चोट फेट लगती हैं, जिसको हम समरूपी विभाजन कहते हैं, इसी तरीके से होता है। जब हमारे चोट लगता है तो बस अंतर इतना होता है, समरूपी विभाजन जो होता है, जब हमारे चोट फेट लगती है उस समय क्या होता है, सिर्फ सेल डिवीजन दो भागों में ही यहीं पर खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हुआ डिवीजन यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन मतलब जो जनन कोशिकाओं में होता है, आगे मैंने इसको डाला है, हाँ ये रहा। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है आपको उसमें फिजियोलॉजी में, वहाँ से मैं लेकर आई हूँ एक पार्ट। देखो, असूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन होता है, और सूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका का विभाजन कितने, तीन तरीके से होता है। जो असूत्री विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव आप जानते हो, ऐसे जीव जो हम आँखों से नहीं देख पाते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह आपके हो गए, वायरस हो गए, उनमें होता है। सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन ये इंपॉर्टेंट है, और अर्धसूत्री विभाजन हमारे लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है होम साइंस में। ठीक है, तो ये कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाएं जो, जिसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में चोट वेट लगती है और उस समय सही होता है, तो मात्र अभी हमने जो ये चीज़ बताई, तो इसी तरीके का डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम असूत्री विभाजन में जाएंगे, असूत्री नहीं, अर्धसूत्री विभाजन में जाएंगे, जो जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका जो कि बच्चे का निर्माण, जनन आप समझ रहे हो, लिंग से आ रहा है इसका अर्थ निकल के। ठीक है, जब हमारे बच्चे का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन को रिपीट किया जाता है। जो डिवीजन सेल डिवीजन होता है, मैंने इसको नहीं डाला, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, मैं ऐसे ही समझा दूंगी। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको आपको अभी समझा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये कोशिका एक, मान लो ये एक कोशिका थी, ये टूटी, ये दो बन गई। ठीक है, दो बन गई, लेकिन यहाँ पर डिवीजन यहाँ पर रुकेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर एक डिवीजन और होगा इस तरीके से, मतलब यहाँ पर डिवीजन को रिपीट किया जाता है। जो हमारा सेल डिवीजन होता है दो बार होता है। ठीक है, एक होती है मदर सेल, ठीक है, एक होती है डॉटर सेल, दो होती हैं डॉटर सेल, सॉरी, एक मदर सेल होती है। मदर सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, मदर सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं आपके, जो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। ठीक है, 46 मतलब 23 जो 46 होते हैं यहाँ पर टोटल। लेकिन जब यहाँ से मदर सेल मतलब ये मदर सेल हो गई, ये पूरी कोशिका, ये टूटेगी तो ये क्या है, दो सेल में डिवाइड होगी। दो सेल में मतलब एक डॉटर, यहाँ पर आ जाएंगे 23 जोड़े क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी 23 जोड़े क्रोमोसोम। तो ये तो वही प्रक्रिया हो गई, जैसे ये कोशिका थी, ये टूटी तो ये दो बन गई। ठीक है, ये मदर सेल हो गई और ये डॉटर सेल हो गई दोनों। ठीक है, तो इनसे क्या है, 23 जोड़े इधर आ गए इस कोशिका में और 23 जोड़े इस कोशिका में आ गए। लेकिन यहाँ पर नहीं रुकेगा सेल डिवीजन, जब हमारा विभाजन होता है, जब बच्चे वाला विभाजन होता है उस समय। ठीक है, उस समय क्या होगा, अब ये वाली कोशिकाएं भी टूटेंगी, ये कोशिकाएं भी टूटेंगी। अब दोबारा होगा कोशिका विभाजन, ये भी टूटेंगी, तभी क्या होगा, फिर इसमें 23 जोड़े जाएंगे और इसमें भी 23 जोड़े जाएंगे। तो पहला जो मदर सेल से डिवीजन होता है तब तो आधे ही गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। लेकिन जब डॉटर सेल का डिवीजन होता है, डॉटर सेल ये वाली हो गई, ये वाली डॉटर सेल हैं दोनों, इनका डिवीजन होगा तब इनमें से बराबर ही जितने 23 जोड़े यहाँ पर हैं, 23 जोड़े ही दोबारा आएंगे। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूँ। ये मदर सेल है, ठीक है, मदर सेल है, और ये फिर से इसका विभाजन होगा, इस तरीके से कर लो आप। ठीक है, इस तरीके से। इस पर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। 46 के आधे इसने दिए, 23 जोड़े इधर आ गए, 23 जोड़े इधर आ गए। अब इसका कोशिका विभाजन होगा तो 23 जोड़े इधर आ जाएंगे,
23 जोड़े इधर आ जाएंगे। तो अब आपसे पूछा जाए अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन कितनी बार होता है, तो उसमें 2 बार कोशिका विभाजन होता है, जबकि जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, जो वहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है, वहाँ पर सेल डिवीजन 2 ही बार होता है। ठीक है, एक ही बार होता है। ठीक है, एक ही बार होता है। और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, मदर सेल होती है एक, बकाया उससे 2 डॉटर सेल बनती हैं और उसके बाद उससे भी सेल बनती है। लेकिन दूसरी प्रक्रिया में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बराबर ही अवस्था में जाते हैं, बराबर ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट है और बहुत डिटेल पढ़ना है तो आप हमारी फिजियोलॉजी वाली वीडियो देख लो, और है इंपॉर्टेंट, यहाँ से पीजीटी में बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया। जो कोशिका विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, सूत्री विभाजन या समसूत्री कायिक कोशिकाओं में होता है और जो हमारी चोट फेट लगती है। ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की थोड़ी सी। ठीक है, समसूत्री विभाजन की थोड़ा सा समझा देती हूँ, ज़्यादा नहीं। समसूत्री विभाजन से प्रश्न बनते हैं यहाँ पर भी, इसलिए समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है जंतु कोशिकाओं में, सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। इन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया था। ये विभाजन क्या होता है, कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है और ये घाव भरने का काम करता है और ये कटे फटे अंगों की मरम्मत भी करता है। कटे फटे अंग जो चोट फेट होता है वहीं होता है समसूत्री विभाजन, मिटोसिस डिवीजन कहते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर समझने को अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो गुणसूत्र थे, ठीक है, मदर सेल के पास कितने थे, 46 जोड़े थे, और उसके बाद डॉटर सेल के पास कितने गए, 23 जोड़े गए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब आपने देखा समसूत्री विभाजन में आप हमेशा नोटिस करते होगे, अगर उंगली में चोट लगी, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, उंगली में जब चोट लगती है तो यहाँ वहाँ से कभी देखा कोई दूसरी उंगली निकली, ठीक है, या कुछ हाथ निकल आया, नहीं, जो चोट थी वही सही हो गई, मतलब वहीं पर सब सही हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर बराबर ही गुणसूत्र आते हैं। 46 थे, 46 ही आएंगे, 46 है, 46 ही आएंगे, इसीलिए कुछ और होगा ही नहीं, जितने गुणसूत्र थे उतने ही। जैसे मान लो कहीं पर 40 कोशिकाएं थी या 30 कोशिकाएं थी, टूट गई, चोट लगी, ये कोशिकाएं टूट गई, तो वहीं पर जो आसपास वाली कोशिकाएं होती हैं वो अपने कोशिकाओं को उससे क्या होती है, मरम्मत कर देती, वहीं की जो कोशिकाएं हैं वहीं पर डिवीजन शुरू कर देती हैं। अपने जो 46 गुणसूत्र, हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो वो वहीं से उनसे क्या होते हैं, 46 के 46 ही जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके का बच्चा नहीं बनता, सिर्फ क्या होता है, सीधे चोट सही होती है, क्योंकि बराबर गुणसूत्र आ रहे हैं। लेकिन हमने बताया अभी जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वहाँ पर कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं, लेकिन मिलते कितने, 23 ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चे में 23 पिता से आएंगे और 23 माता से आएंगे, तो यहाँ पर 23 हो गए, कितने हो गए, बच्चे के पास भी पहुँचेंगे उतने ही, 46, मतलब 23 माता से आएंगे, 23 पिता से आएंगे। लेकिन जब हमारे चोट लगती है तो क्या माता पिता का मिलन होता है, नहीं, तो हमारे चोट लगी है तो हमारी सही होगी, किसी लड़के की चोट लगी है तो उसकी चोट सही होगी। तो वहां पर हमें 23 जोड़े क्यों मिले, हमारे जो जोड़े होंगे वही ट्रांसफर होंगे, जो हमारी पहली, देखो हमारी शरीर में जो ये कोशिका होती है, भाई ये थोड़ा विषय गंभीर है, इसे समझना पड़ेगा। कोशिका होती है चाहे, और ये केंद्रक होता है, हर कोशिका में केंद्रक होता है। कभी ये केंद्रक बीचों बीच में पाया जाता है, कभी कभी केंद्रक किनारे पर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो ये केंद्रक होता है या तो बीच में होता है या किनारे पर होता है, बात को बहुत अच्छे से समझना। तो हर कोशिका, हमारा शरीर जो है क्या एक कोशिका से बना है, नहीं, असंख्य कोशिकाओं से बना। तो कहने का मतलब ये है, जो हम पढ़ते हैं ना, पुरुष में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 होते हैं, तो वो सिर्फ एक कोशिका में होते हैं, ऐसा नहीं है। इस शरीर में जब असंख्य कोशिकाएं हैं, ठीक है, जब असंख्य कोशिकाएं हैं तो कहीं ना कहीं असंख्य केंद्रक होंगे। जब असंख्य केंद्रक होंगे तो असंख्य, उसमें क्या होंगे, क्रोमेटिन धागे भी होंगे, और जब क्रोमेटिन धागे असंख्य होंगे तो उसमें कह सकते हैं क्रोमोसोम भी तो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का जब मिलन होता है, तो क्या होता है, एक कोशिका ही मिलती, भाई एक शुक्राणु ही एक अंडाणु से मिलता है। तो 23 जोड़े कहाँ से होते हैं, माता के अंडाणु से होते हैं, और 23 जोड़े कहाँ से होते हैं, पुरुष के शुक्राणु से होते हैं। ठीक है ना, बात को समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, पर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। भाई 40 क्यों आए, 40 इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर चोट की बात हो रही है, ये समसूत्री विभाजन है। ओके, और जो अर्धसूत्री विभाजन है वहाँ बच्चे का निर्माण होगा, तो भाई 23 माता से आएंगे, तो डॉटर सेल में टोटल तो 46 ही हो जाएंगे। और वहाँ पर बस अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका जो है 4 बार टूटती है, जैसे कि एक बार ये टूटेगी, एक बार यहाँ, एक सेकेंड, ये कोशिका है, ठीक है, यहाँ पर बस इतना होता है, एक बार कोशिका टूटी, ये 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है,
2 कोशिकाएं बन जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं रुकेगा, फिर ये वाली कोशिका टूटेगी, फिर इससे क्या है 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो यही चीज़ तो अभी हम समझाने को आपको कोशिश कर रहे थे कि जो मदर सेल होगी फिर डॉटर सेल 2 बनेंगी, फिर इससे डॉटर सेल बनेंगी 2। ठीक है, तो यही चीज़ समझाने की मैं आपको कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया इसके विषय में। तो इसकी हम बात कर चुके हैं, ये वही लिखा हुआ है। गर्भाधान या निषेचन की हम बात करते हैं, गर्भाधान या निषेचन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भी परिपक्वीकरण था गुणसूत्रों का आपको समझ में आ गया, यही सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, किसमें जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, एक सेकेंड, अंडाणु और शुक्राणु के परिपक्वीकरण की। तो अंडाणु और शुक्राणु में जो हम अभी डॉटर सेल वाली, मदर सेल वाली जो बात कर रहे थे वो यही था कि शुक्राणु और अंडाणु का यहीं पर परिपक्वीकरण होता है, क्योंकि केंद्रक का मिलन होता है और केंद्रक के मिलन में ही, केंद्रक किसमें होता है, हमारे अंडाणु में होता है, पुरुष के शुक्राणु में होता है, और उसी में गुणसूत्र होते हैं, और वही परिपक्वीकरण की यहाँ पर प्रक्रिया थी। ठीक है, तो समझ गए आप इतनी बात। अब हम बात, देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। मैंने पढ़ा है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं मेरा मन कह रहा है, पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। गर्भाधान या निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु की संयोग की क्रिया होती है तो उसी को क्या कहते हैं, निषेचन या गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, यहीं से शिशु की विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं। पुरुष का शुक्राणु स्त्री के अंडाणु से काफ़ी छोटा है और काफ़ी गतिशील भी होता है। ओके, पुरुष की कोशिका जो होती है शुक्राणु की बहुत छोटी होती है, और जो हमारे माता, जो हम स्त्रियों में होती है अंडाणु की कोशिका, वो ह्यूमन्स में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, लेकिन छोटा जरूर होता है, लेकिन ये गतिशील होता है। और ये क्या करता है, शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है वो उसकी किसके, पूंछ के कारण होती है। ये भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो पूंछ के कारण होती है। जब रिलेशन होता है, संभोग के समय जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है, शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, उस समय शुक्राणु क्या होता है, स्त्री की योनि में होते हुए गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। संख्या में ये लाखों होते हैं, लेकिन परिपक्व और गतिशील एक ही होता है। ठीक है, परिपक्व और गतिशील कौन सा होता है, एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। यदि अंडाणु को यहाँ पर यदि अंडाणु यहाँ नहीं मिलता उसे शुक्राणु को, तो ये शुक्राणु कुछ दिनों में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और शुक्राणु योनि मार्ग में या उसके आसपास जो रह जाते हैं वो 24 घंटे में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जो परिपक्व शुक्राणु गया वो तो वेट करेगा कि अंडा मिल जाए तो उससे हम गर्भ स्थापना करें, लेकिन नहीं मिलता है तो ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आसपास के होते हैं, जो रह जाते हैं, जिनमें परिपक्वता नहीं होती, क्योंकि एक ही शुक्राणु जो होता है परिपक्व होता है, तो जो बचे हुए होते हैं वो जब महिला यूरिन पास करने जाती है या धीरे धीरे वो अपने आप ही स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गर्भाधान की जो प्रक्रिया होती है, ये 2 अवस्थाओं में गुजरती है। गर्भाधान की प्रक्रिया कितनी, 2 अवस्थाओं से गुजरती है। प्रथम अवस्था में अंडाणु क्या होता है, शुक्राणु से का संयोग होता है, अंडाणु और शुक्राणु का यहाँ पर संयोग होता है। ओके, वही सेल डिवीजन वाली प्रक्रिया होगी यहाँ पर, इसलिए हम बार बार नहीं पढ़ेंगे उसको। द्वितीय अवस्था में यहाँ पर क्या होगा, दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जिससे गर्भाधान की प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। आगे हम बात करेंगे, जब अंडाणु व शुक्राणु के मिलने से जिस कोशिका का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है, ये नई चीज़ है थोड़ी, शायद नहीं पढ़ाई अभी तक कल से मैंने। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से जो नई कोशिका बनती है उस कोशा को, उसे क्या कहते हैं, कोशा भी कहा जाता है, और ये प्रश्न भी बना है। ठीक है, कोशा भी कहा जाता है, डिम्ब भी कहा जाता है, जाइगोट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए आपके, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक कोशा का निर्माण होता है जिसे जाइगोट या डिम्ब कहते हैं। इस डिम्ब में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडाणु और शुक्राणु दोनों के आधे आधे 23 क्रोमोसोम डिम्ब में आ जाते हैं। वही चीज़ें जो हमने अभी आपको समझाई। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, क्या हुए, परिवर्तन हुए, शब्द देखा आपने, वही चीज़ आई ना, परिवर्तन हुए, और क्या हुआ, फलस्वरूप अंडाणु और शुक्राणु दोनों के आधे आधे 23 क्रोमोसोम्स डिम्ब में आ जाते हैं। इसके बाद ही यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय आरोपित होता है, और जिसको हम कहते हैं इनप्लांट होना, या फिर इनप्लांटेशन, या फिर आरोपण भी कहते हैं। ठीक है, गर्भकालीन प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। तो मैंने आपको आधे घंटे में ये पूरी क्लास समझाने की कोशिश की। ये क्लास थोड़ी डिफ़िकल्ट है, अगर आपको इजी करनी है तो आप हमारे जो फिजियोलॉजी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, और आपको यहाँ पर आपको वॉलपेपर दिख जाएगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन इस तरीके से लिखा हुआ होगा। उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने चीज़ें डिटेल में बताई हैं। यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया है, सिर्फ जो हमें बच्चे के निर्माण से संबंधित चीज़ें चाहिए, बस उतना ही। ठीक है, लेकिन उसका भी पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप वो एनाफेज मेटाफेज सब पढ़ना चाहते हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्लास आज आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी होगी, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है,
एक प्रश्न और बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। जब क्या होता है, यहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है और जब प्रत्येक कोशिका जो होती है ना, जब उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती, जैसे हमने बताई थी ये मदर सेल है, ठीक है, फिर यहाँ पर डॉटर सेल बनती है, ये डॉटर सेल बनती है। तो यहाँ पर हमने बताए थे 46 जोड़े से मात्र 23 जोड़े ही आते हैं। भाई 23 पिता के होते हैं, 23 माता के होते हैं, जोड़े आते हैं। तो ये जो विभाजन होता है इसको रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन डिवीज़न, या हिंदी में भी आप लिख सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बनेंगे, डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत मेहनत लगती है इन पीडीएफ्स वगैरह को बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और इस तरीके की क्लास आपको कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाता है, आप खुद यूट्यूब पर देख लीजिएगा। होम साइंस में इतना मेरे हिसाब से मैंने नहीं ध्यान दिया, हो सकता पढ़ाया हो किसी ने, पर इतना टाइम मेरे पास नहीं होता मैं यूट्यूब पर ज़्यादा चेक कर पाऊँ किसने क्या पढ़ाया है। लेकिन आप लोग ज़रूर देखिएगा, मेरी मेहनत को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल होगा समरूपी जो होते हैं, समरूपी असमरूपी जो जुड़वा बच्चे हैं उसकी विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।